हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर भारतीय मानक समय। तो मेरे बच्चों देखो, हमें सबसे पहले बात ये आती है कि भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है या लंदन का टाइम भारत से 5.5 घंटे पीछे है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैसे आगे है या लंदन का टाइम कैसे पीछे है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, ज्योग्राफी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी टॉपिक जिसका आपको रट्टा मारना पड़े, क्योंकि ज्योग्राफी खुद में एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा विषय है जो एक कॉन्सेप्चुअल या आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपका यहाँ पर किसी भी टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान रखना, आपको यहाँ याद करने के लिए या रट्टा मारने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आपके लिए बना दे, आप उसको 101% लगा के आएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसने कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से बना के दे दिया तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए बच्चों, हाँ, ये जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो सभी बच्चे पेशेंस बनाकर रखेंगे और आपको धैर्य को बना के रखना है। और पूरी वीडियो जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको बीच में वीडियो नहीं छोड़नी है। अगर आप पूरी वीडियो को धैर्य के साथ देखते हैं तो बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि आज के टॉपिक से आप एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं छोड़ के आएंगे। चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यहाँ तक कि आयोग का भी मैं गारंटी लेता हूँ, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, अगर आप यहाँ से टॉपिक को धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, वह टॉपिक है भारत का मानक समय। तो एक मिनट देखो बच्चों, भारत का मानक समय, ठीक है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आईएसटी। आईएसटी मतलब बच्चों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है बच्चों, भारतीय मानक समय रेखा। तो हमारा समय लंदन से आगे 5.5 घंटे है, वो कैसे है, या लंदन का हमसे पीछे है तो वो कैसे है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस पूरी वीडियो को धैर्य के साथ बच्चों देख लेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यहां से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो गारंटी के साथ आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को कितनी भी तरीके से घुमा के बना दे या किसी भी तरीके से तैयार कर ले, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 101% क्वेश्चन लगा के आएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको धैर्य बना के देखना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना बच्चों। जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो आपको जमे रहना है। ठीक है बच्चों, तो देखो, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, ये क्या है, ये है ग्लोब। ठीक है बच्चों, ग्लोब या पृथ्वी। तो बच्चों, इस पर देखो, आपने एक चीज देखा होगा, ग्लोब पर ये कुछ इस तरीके की लाइनें होती हैं। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके की लाइनें होती हैं। ये जो लाइनें हैं बच्चों, ये जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड रेखाएं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आपको इस चीज को देखना है कि ये लाइनें आई कहां से। भाई, पृथ्वी पर लाइनें आई कहां से? बच्चे, लाइनें कहीं से नहीं आई हैं, ये हमारे द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई हैं।
ये लाइनें एक इमेजिनरी या काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना, जो बनाई गई हैं सिर्फ किस लिए, ताकि इसके द्वारा किसी भी देश की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके, या उसके टाइम का पता लगाया जा सके, या उसका एरिया कितना है ये पता लगाया जा सके। भाई ग्लोब तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, अब उसमें हम कैसे बताएं कि कौन सा देश कहाँ है, या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, या उसका एरिया कितना है। ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए ग्लोब पर जो लाइनें बनाई गई हैं उनको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हमने ये लाइनें बनाई हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। ठीक है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये जो लाइनें हैं देखो, लैटिट्यूड, सबसे पहला तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। कभी कभी अब हमने पढ़ लिया तो हमें लगा कि ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद जब हम दोबारा टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी थी और देशांतर रेखाएं कौन सी थी। तो सबसे पहला देखो बच्चों, जो ये वाली लाइनें हैं, जो ये लेटी वाली लाइनें हैं, देखो लेटी से मतलब क्या है, देखो इन लाइनों को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटी का मतलब, अब लेटीट्यूड से लेटी, अब लेटी का मतलब लेटा हुआ व्यक्ति, अब लेटा हुआ व्यक्ति तो ऐसे ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर जो इस तरीके की लाइनें हैं इनको हम लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। लेकिन ग्लोब पर आपने इस तरीके की भी लाइनें देखी होंगी। तो ये जो लाइनें हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। अब देखो ये कैसी लाइनें हैं? खड़ी लाइनें। अब इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। तो बच्चों देखो, जो लाइनें लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड, और जो लाइनें खड़ी हैं, अब देखो जब लाइन खड़ी है तो इसका मतलब वो कैसी दिखाई देगी आपको? लंबी या लॉन्ग। तो जो लाइनें खड़ी हैं वो लॉन्गिट्यूड और जो लेटी हैं वो लेटीट्यूड। तो जो खड़ी लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो लाइनें लेटी हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो मेरे बच्चों ये लाइनें कहीं से नहीं आई, कोई नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इन लाइनों को वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। ये इमेजिनरी या काल्पनिक रेखाएं हैं। सिर्फ ये लाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि किसी भी देश की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके कि वो कहाँ पर है, उसका एरिया कितना है, या वो किस लैटिट्यूड और किन देशांतर या लॉन्गिट्यूड के बीच में है, जिससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या स्थिति का पता लगाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो देखो जो खड़ी लाइनें हैं उनको देशांतर बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको अक्षांश बोलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं। देखो ये आपका ग्लोब है, यहां पर ये जो 0 डिग्री है इसको बच्चों हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्लियर है? अब या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेटर। अब इक्वेटर का मतलब एक तरीके से देखो, इक्वेटर मतलब इक्वल, भूमध्य मतलब, अब भूमध्य, भू का मतलब क्या होता है बच्चों? भू का मतलब होता है पृथ्वी या जमीन। अब देखो भूमध्य, अब पृथ्वी का बीचों बीच, इसका मतलब तभी भूमध्य है। तो इसके ऊपर और इसके नीचे, यहां पर ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है बच्चों, जो ये ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, या इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों इसको नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों। अब इस 0 डिग्री से जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, या सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो बच्चों, इस इक्वेटर ने या भूमध्य रेखा के द्वारा या इक्वेटर के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये आपकी 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब मेरे बच्चों इसके बाद इस पे इस तरीके की और भी लाइनें हैं, इस तरीके से। ठीक है, जो इस तरीके की लाइनें हैं, ये लाइनें हैं बच्चों, यहां से 0, इसके बाद 1 2 3 इस तरीके से यहां तक कितनी है? 90। अब इसी तरीके से ऊपर भी है, इसी तरीके से ऊपर भी है। अब यहां पे भी इसी तरीके से 1 से लेके 90 या 90 तक, यहां से 1 2 सीधा 90। तो मतलब 90 लाइन ऊपर और 90 लाइन नीचे। तो इस पूरे ग्लोब पर कितनी लाइनें हैं भाई? इस 0 डिग्री से ऊपर को 90, 0 डिग्री से नीचे को 90, तो 90 90 कितनी हो गई? अगर हम टोटल की बात करें तो 90 + 90 बराबर 180। मतलब कहने का ग्लोब पर कितनी रेखाएं दिख रही हैं अभी आपको? 180। लेकिन मेरे बच्चों, हम लोगों ने 1 से 90 तक तो गिनती गिन ली, या 1 से 90 तक तो काउंट कर लिया, लेकिन हमने जो ये 0 डिग्री वाली है बच्चों, क्या इसको काउंट किया? इसको अभी काउंट नहीं किया ना। अब देखो, ये जो 0 डिग्री है इसको जब हमने काउंट नहीं किया, तो जब ये ग्लोब पे तो काउंट तो ये भी होगी। तो देखो, यहां से 1 से 90 तक 90, यहाँ 1 से 90 तक 90, तो कितनी रेखा हो गई? 180। अब हमने इसको काउंट नहीं किया, अगर हम इसको भी इसी में काउंट करते हैं तो ये कितनी हो जाती है बच्चों? 181। अब देखो, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है किस तरीके से? नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 या 181। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा दे तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एग्जामिनर बोले कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या भूमध्य रेखा को छोड़कर या भूमध्य रेखा रहित। अब इसको हम ऐसे भी देखो, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड विदाउट इक्वेटर, मतलब अब इसमें हमें भूमध्य रेखा काउंट नहीं करनी है। तो मेरे बच्चों, अगर हम इसमें भूमध्य रेखा काउंट नहीं करते हैं तो टोटल तो 181 हो रही है। तो भूमध्य रेखा ये है, एक ही लाइन है। तो अगर इसमें भूमध्य रेखा को अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, कितनी होगी? 180। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या भूमध्य रेखा रहित या भूमध्य रेखा को काउंट नहीं करना है, तो कितनी बन रही है? 180। लेकिन अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे। अब थोड़ा सा कैसे चेंज कर दे? अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखाओं की संख्या ध्रुवोरहित। अब ध्रुवोरहित मतलब ये जो 90 डिग्री वाला एरिया है दोनों ही तरफ, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्थ पोल। और इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल। अब हिंदी में इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। तो अगर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, ठीक है ना, ध्रुवों को छोड़कर, यह अक्षांश नंबर ऑफ लैटिट्यूड विदाउट पोल्स, मतलब अब यहाँ पे आपको ध्रुव या पोल्स काउंट नहीं करने हैं। तो बच्चों, एक पोल्स तो ये है, एक पोल्स ये है, टोटल पोल्स कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी? 181। अब इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 179। तो मेरे बच्चों, यहां से देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी दे, आप क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है सिंपल सिंपल कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड या कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो बच्चों 181 क्लियर है। लेकिन यदि क्वेश्चन वो दे कि
टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड विदाउट इक्वेटर, अब इसमें इक्वेटर को काउंट नहीं करना है तो 180। अब वो बोले कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड विदाउट पोल्स, अब पोल्स काउंट नहीं करने, अब पोल्स कितने हैं 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, टोटल कितनी थी 181, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, कितनी बचेंगी 179। तो ये क्या है आपकी लैटिट्यूड। अब दूसरी चीज, अब देखो जैसे हमने लैटिट्यूड बनाई तो 0 से जब हम 1 की तरफ चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर 2 लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस या दूरी होती है वो सभी के बीच में समान होती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की बात, वो सॉरी उत्तरी गोलार्ध की बात हो या दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, दोनों ही तरफ 2 अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो समान होती है। ठीक है, ये जो दूरी होती है इसकी जो डिस्टेंस है वो होती है 111 किलोमीटर। तो मेरे बच्चों 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है 111 किलोमीटर। क्लियर है, 2 देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है 111 किलोमीटर। और ये पूरे ग्लोब पर हर जगह कहीं भी, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, जहां भी 2 अक्षांशों के बीच के दूरी की बात की जाएगी वो 111 किलोमीटर ही होगी। क्लियर है बच्चों, तो ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं क्लियर हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा के दे आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं। देखो ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब पर कुछ लाइनें ऐसे होती हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, कुछ लाइनें इस तरीके से होती हैं, खड़ी लाइनें, जिन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं, या देशांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। क्लियर है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड तो क्लियर है, अब देशांतर की बात करते हैं। देखो लैटिट्यूड टोटल तो 181 है, बाकी एग्जामिनर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हमने आपको तीनों तरीके से बता दिया, इक्वेटर को काउंट करने की बात करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो भी ठीक, जैसे भी वो क्वेश्चन पूछेगा आप वैसे ही उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अगर हम बात करें इसकी 0 डिग्री की, तो यहाँ से बच्चों ये जो लंदन वाला है, यहाँ से अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ टोटल जो लाइनें हैं वो कितनी है 180, और इसके इधर कितनी लाइनें हैं 180। तो मेरे बच्चों पूरे ग्लोब पर जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड होते हैं या कुल देशांतर, तो बच्चों कुल देशांतर कितने होते हैं 360। मतलब ग्लोब पर 360 देशांतर हैं। या क्वेश्चन अगर नॉर्मल आपसे ये पूछ ले कि ग्लोब पर कितने डिग्री का एंगल बनता है या पृथ्वी पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बनता है 360 डिग्री। तो अब इस पे ये जो लाइनें हैं खड़ी वाली बच्चों, इनका कितनी संख्या है 360। क्लियर है, अब देखो ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर को तो उत्तरी गोलार्ध था, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध था। अब ये जो लंदन से लाइन आई है ये वाली बच्चों, पूरे वर्ल्ड में टाइमिंग इसी के अकॉर्डिंग चलता है बच्चों, इस 0 डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है। पूरे विश्व के अंदर जो टाइम चलता है इसी 0 डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है मेरे बच्चों। अब इस 0 डिग्री से इधर की बात करते हैं तो ये होता है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर, और अगर हम इधर की बात करते हैं तो ये होता है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दो लॉन्गिट्यूड, अब यहाँ कितने हो गए 2 गोलार्ध हो गए। अब इस 0 डिग्री से ऊपर को 2, एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ कितने हो गए 2 यहाँ हो गए। तो पूरे ग्लोब पर टोटल कितने गोलार्ध बने 4। अब इस वाले को हम क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो पूरे ग्लोब पर कितने गोलार्ध हो गए बच्चों 4 गोलार्ध। क्लियर है, अब पूरे विश्व के अंदर जो टाइम चलता है बच्चों वो इस 0 डिग्री के हिसाब से चलता है। अब ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच
क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीनविच। ये लाइन कहां से जाती है, ये जाती है लंदन से, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर जो टाइम चलता है इसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब बात कर रहे थे हम भारतीय मानक समय की। अभी हमें यह देखना है सबसे पहले तो कि भारत है कहां। क्लियर है बच्चों। तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहली बात, ये 0 डिग्री है, ये वाला, ठीक। अब इसके ऊपर यहां पर जो लाइन है ये कितनी है, 23.5 डिग्री, और नीचे भी ये कितनी है, 23.5 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो, पूरे ग्लोब पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। यहां देखो, जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी बच्चों पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। अब पश्चिम से पूर्व, अभी हमें यह नहीं पता कि हमारा भारत है कहां। क्लियर है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। सबसे पहली बात, आप लोगों को यह भी पता है कि हमारे यहाँ गर्मी कब होती है, आपको यह भी पता है हमारे यहाँ सर्दी कब होती है। क्लियर है। अब देखो, सूर्य की जो किरणें हैं, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है या परिभ्रमण करती है, तो बच्चों सूरज की किरणें साल में एक बार, ठीक है बच्चों, साल में एक बार कहां पड़ती है, कैंसर पे, और यह दिन होता है 21 जून, ठीक है बच्चों। उसके बाद धीरे धीरे सूरज की किरणें एक बार फिर सीधी लंबवत होती हैं या सीधी होती हैं कहां, इक्वेटर पे। यह दिन होता है आपका 23 सितंबर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे, फिर एक बार यहां, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा पे सीधी होती है 22 दिसंबर। क्लियर है बच्चों। तो सूरज की किरणें कर्क रेखा पे एक बार सीधी पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, 21 जून को, ठीक है। विषुवत जो हमारी इक्वेटर थी या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इस पे कब पड़ती है, 23 सितंबर को। उसके बाद एक बार सीधी पड़ती है साल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। अब इसके बाद फिर सूरज की लोकेशन चेंज होती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, तो अब यहां से ही वापसी होगा सूरज। अब यहां से जब वापसी होता है तो फिर यहीं पहुंचेगा भाई, फिर इक्वेटर के सामने पहुंचेगा एक बार। तो यहां पर जो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यह दिन होता है 21 मार्च। क्या होता है बच्चों, 21 मार्च। 21 मार्च के बाद फिर किरणें सीधी यहां 21 जून। अब देखो यहां सिंपल सा आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जो सूरज है, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से या पृथ्वी के घूमने की वजह से सूरज की किरणें साल में एक बार तो कर्क रेखा पे पड़ती है, साल में 2 बार विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे पड़ती है, और साल में एक बार मकर रेखा पे पड़ती है। अब नॉर्मल सी बात है हमारे यहाँ। अब एक चीज बताओ, सूरज जब इसके सामने होगा बिल्कुल कर्क रेखा पे, तो गर्मी होगी। सिंपल सी बात, सबसे पहले हमें यह देखना कि हमारे यहाँ गर्मी होती कब है। हमारे यहाँ गर्मी कब होती है भाई, अप्रैल मई जून जुलाई, इन्हीं दिनों में होती है। अब जून, अब अगर जून में गर्मी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सूरज की किरणें सीधी सीधी कर्क रेखा पे पड़ रही हैं। इसका मतलब है हम कहाँ हैं, कर्क रेखा के नजदीक हैं या कर्क रेखा पे हैं, तभी हमारे यहाँ गर्मी हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे यहाँ 21 जून, अब देखो सूरज की किरणें जहां भी सीधी पड़ेंगी गर्मी वहीं करेगी। इसका मतलब 21 जून को जब कर्क रेखा में पड़ रही है तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही है। तो ये तो क्लियर है कि हम कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध में हैं भाई, ये तो क्लियर हो गया कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि कर्क रेखा भारत के सेंटर से होकर गुजरती है। क्लियर है। तो हम कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सूरज की किरणें जब नीचे आती हैं थोड़ी विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे,
तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ गर्मी का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब वो प्रकोप धीरे धीरे कम होता है तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते जब यहाँ आती है 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे, तो इस समय ना तो हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन वही सूरज की किरणें जब सीधी इस पे मकर रेखा पे पड़ती है तो ये समय होता है 22 दिसंबर का। और आपको पता है हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में भरपूर गर्मी ठंड होती है। इसका मतलब क्या है कि अब दक्षिणी गोलार्ध में या मकर रेखा के आसपास गर्मी है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। जब सूरज की किरणें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। दूसरी चीज नॉर्मल, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब हमारे यहाँ 21 जून को सूरज कर्क रेखा पे पड़ता है तो लगभग 5-6 महीने गर्मी होती है। क्लियर है? और मतलब साल में एक बार पड़ने पे 5-6 महीने गर्मी, और जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे साल में 2 बार पड़ रही हैं तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ तो साल के 12 महीने गर्मी होगी। तो बच्चों विषुवत रेखा पे साल के 12 महीने गर्मी होती है, यहाँ सर्दी नहीं होती, ना यहाँ के लोग सर्दी जानते हैं कि सर्दी कहते किसे हैं। क्लियर है? यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। इतना क्लियर है? अब हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई, क्योंकि हमारे यहाँ जून में गर्मी होती है, और जून में गर्मी होती है तो इसका मतलब हम कहाँ हैं? कर्क रेखा के आसपास हैं। तो हम में यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि हम ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में हैं। क्लियर है? लेकिन अभी हमें ये और देखना है कि हम लंदन से पूरब में हैं कि पश्चिम में हैं, ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं। क्लियर है? तो बच्चों देखो आगे देखते हैं। अब ये है, ठीक है, ये है आपकी ग्रीनविच रेखा। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ग्रीनविच रेखा। ये आपकी क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है बच्चों, विषुवत या भूमध्य या इक्वेटर कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भारत यहाँ है कि यहाँ है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या देखना, देखो भारत का टाइम लंदन से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। दूसरा, जो पृथ्वी रोटेट करती है वो कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व। जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसका मतलब यह है, और आपको यह भी पता है, एक देश है जापान। आपने पढ़ा होगा कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। और जापान हमसे भी पूरब में है, तो इसका मतलब है सूरज की किरणें पहले जापान पे पड़ेंगी, उसके बाद हमारे यहाँ पड़ेंगी। क्लियर है? अब हमारा टाइम अगर लंदन से आगे है तो लंदन है यहाँ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। तो आपको देखो, जब पश्चिम से पूरब घूम रही है तो आपको ये डाउट नहीं करना है कि भारत लंदन से पूरब में है कि पश्चिम में। सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है इसका मतलब है कि भारत लंदन के पूरब में है। तो भारत इस लाइन के इधर ही होगा कहीं ना कहीं। और यहाँ से क्लियर हो गया कि इस जीरो से ऊपर होगा, तो भारत की लोकेशन यहाँ कहीं होगी। नॉर्मल है, भारत की लोकेशन यहाँ कहीं होगी। अब भारत के सेंटर से यहां से क्या जाता है? 23.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। तो ये भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन या स्थिति ग्लोब पर कहाँ है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल बता देंगे कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। क्लियर है? अब बच्चों जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, ये क्या थी? लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे कि कितनी है? 360। तो इसके यहां से भी तो नंबरिंग चली है, 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग। भाई जब कितनी है? 360 है, तो इससे इधर की 180 और इससे इधर की भी 180, तो टोटल कितनी है? 360। तो नंबरिंग तो यहाँ भी चली होगी, तो यहाँ भी 1 2 3 के बाद चली होगी। अब भारत है कहाँ? भाई हमारा जो भारत है वो इधर है, इसका मतलब है इधर ही कहीं ना कहीं होगा। देखो
इस 0 डिग्री से या इस लंदन वाली लाइन से जो ग्रीनविच रेखा है, इससे इधर वाला सबका सब क्या है आपका बच्चों? पूर्वी देशांतर। और इधर वाला क्या है बच्चों? यह है पश्चिमी देशांतर। ठीक है। अब इस 0 डिग्री से ऊपर वाला सब क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? अब देखो आगे, यहाँ पे ये है। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर जो लाइनें हैं, देखो हम एक सेकंड, देखो बच्चों यहाँ पे ये हम बना लेते हैं भारत। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर ये है आपका 0 डिग्री, यहां है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, यहां पर है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। यहां पर है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर है बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट। देखो बच्चों इधर ध्यान दो। अब जैसे हम बात कर रहे थे ग्लोब की, अब ये जैसे ग्लोब था, अब इसमें हम ये बात कर रहे थे, तो भारत जब यहाँ कहीं है तो इस 0 डिग्री से ऊपर भी तो लाइनें चली होंगी इस तरीके से, 1 2 3 ऐसे। तो भारत इस 0 डिग्री से ऊपर है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। अब देखो जब 0 डिग्री से ऊपर है तो सिंपल सी बात है उत्तरी गोलार्ध में है। ऊपर वाला 37 डिग्री, इसका मतलब 0 से ऊपर को जितना एरिया सब उत्तरी गोलार्ध है। तो ये भी आपका क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। कभी कभी यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन क्या रखते हैं बच्चे कि सर उत्तरी गोलार्ध, ये तो भारत का उत्तरी गोलार्ध तो इधर होना चाहिए और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध होना चाहिए। मेरे भाई ये भारत का दक्षिण एरिया है, लेकिन अगर हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री से ऊपर चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वो सब किस में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो ये कंफ्यूजन निपटा देना अपने दिमाग से। 0 डिग्री से ऊपर जब भी जाएंगे वो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लेना अपना। अब यहाँ आएगा तो भी उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ है तो भी उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है आपकी? ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे वाली। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं। अब उसी तरीके से बच्चों ये जो रेखाएं हैं या ये जो लाइनें हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं? ऐसे। ठीक है, ये कैसे हैं? ऐसे। तो बच्चों जो भारत कितने देशांतर पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, अब यहां भी हम क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहां भी क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। तो बच्चों यहां कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये जो लंदन वाली ग्रीनविच रेखा है उससे पूरब की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अब इससे इधर को चाहे वो 1 डिग्री पे हो या 8 पे हो या 5 पे हो, सब पूर्वी देशांतर में आएगा। और इसके इधर भी पूर्वी देशांतर में आएगा। यहाँ भी बच्चे अपने आप में कंफ्यूजन रखते हैं कि सर यहाँ तो पश्चिम होना चाहिए था, यहाँ पूर्वी होना चाहिए। भाई ये भारत का पश्चिम पूरब है, लेकिन अगर हम ग्लोब पे देखें तो ये इस ग्रीनविच से इधर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। तो अब इसके इधर चाहे वो 1 डिग्री हो या 68 डिग्री हो, सब कितने पे है? पूर्वी देशांतर पे। और इधर भी पूर्वी देशांतर पे। अब आपको यहां से दो चीजें क्लियर हो गई। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, मान लो भारत 8 डिग्री से और 37 डिग्री इस बीच में है। अब इसके बीच में 1 से लेकर 37 तक अक्षांश रेखाएं होंगी। अब इसी तरीके से यहां 68 डिग्री से
97 डिग्री। अभी मिनट को छोड़ दो नॉर्मल समझने के लिए। अब 68 से 97 के बीच में, इसका मतलब है इसमें क्या है, भारत है। क्लियर है बच्चों। अब देखो हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे ये भारत, ये अपना भारत है, ठीक है बच्चों। अब यहां 68 डिग्री, यहां 97 डिग्री, यहां कितना है 68 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसके बीच में आप नॉर्मल देखो कि 68 और 97 के बीच में कितनी लाइनें होंगी। भाई जब हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया 68 और 97, तो इसके बीच में और भी तो लाइनें होंगी ना इस तरीके से। तो यहाँ से कितनी लाइनें होंगी भाई, 97 से अगर आप 68 माइनस करते हैं तो यहाँ कम से कम 20 कितनी लाइनें बैठेंगी, 29। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दोनों के बीच में लगभग कितनी रेखाएं हैं, 29, या 29 देशांतर हैं, 29 लॉन्गिट्यूड हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखो दूसरी चीज बात करते हैं, यहां पे जब से देशांतर क्लियर हो गए, अब बात कर रहे थे हम टाइमिंग की। देखो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, क्लियर है। अब पृथ्वी अपना जो एक्सिस पे एक राउंड पूरा करती है, वो कितने समय में करती है, वो करती है लगभग 24 घंटे में। क्लियर है, कितने समय में पूरा करती है, लगभग 24 घंटे में। क्लियर है। अब लेकिन पृथ्वी पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब देखो यहां से बात करते हैं, जैसे मान लो कोई बात नहीं, देखो कोई ग्लोब इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि यहां से सपोज करो, ये शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं छोड़ो। मान लो पृथ्वी यहां से स्टार्ट हुई घूमनी, अब इस तरीके से घूमती हुई आई, आ गई यहां, उसका एक चक्कर पूरा हुआ। ये उसका एक चक्कर में वो कितने डिग्री घूम गई, पूरा 360 डिग्री घूम गई। तो 360 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगा, 24 घंटे। तो वो 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। क्लियर है बच्चों। लेकिन एक घंटे की अगर हम बात करें तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, भाई 24 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 15 डिग्री। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक घंटे के अंदर 15 डिग्री 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है बच्चों, कितने डिग्री, 15 डिग्री। अब एक घंटे में मिनट कितनी होती है, एक घंटे में मिनट होती है 60, और इधर 15 डिग्री। क्लियर है। अब आप आराम से ये निकाल सकते हैं कि एक डिग्री कितने समय में घूमेगी। ठीक, अब देखो एक डिग्री बराबर 4 मिनट। क्लियर है। देखो जैसे यहां आया कि 60 मिनट में 15 डिग्री, अगर हम बात करें कि एक डिग्री कितने मिनट में, तो 15 से इसे डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60, तो एक डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो पृथ्वी 4 मिनट में एक डिग्री घूम जाती है। क्लियर है। अब देखो ये 68 डिग्री था, ये 97 डिग्री था। भारत में टोटल कितने डिग्री थे, लगभग 29 देशांतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप 29 देशांतर का टाइम बनाते हैं, मतलब जब पृथ्वी घूमेगी तो सबसे पहले तो सूरज यहाँ पहुंचेगा, जब यहाँ सूरज पहुंचेगा तो जब इस तरीके से पृथ्वी घूमेगी तो भारत का ये वाला एरिया आगे निकलेगा, फिर जो आपका ये गुजरात वाला एरिया ये बाद में सूरज के सामने पहुंचेगा, पहले ये पहुंचेगा। तो ये आगे पहुंचने के बाद आगे निकल चुका होता है, तब ये पीछे से जा रहा होता है। तो यहां तक पहुंचने में उसे कितना 29 डिग्री घूमना पड़ता है। तो एक डिग्री घूमने में जब वो 4 मिनट लेती है, तो 29 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 29 मल्टीप्लाई 4 कितना बैठेगा, 36 11, 111 मिनट। तो बच्चों 111 मिनट का अगर आप यहाँ घंटा बनाते हैं तो 111 मिनट में 1 घंटा 56 मिनट बैठेगा। ठीक है, कितना बैठेगा, 1 घंटा 56 मिनट। इसका मतलब है कि जो भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये है आपका गुजरात, और ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है आपका गुजरात,
तो गुजरात के और अरुणाचल के बीच में भी 2 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो काफी बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार ने ना तो इस 68 डिग्री को लिया, ना ही इस 97 डिग्री को लिया। भारत सरकार ने अपनी एक अलग ही मानक समय रेखा बनाई, जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। और वो 82.5 डिग्री आपकी इस तरीके से जाती है, यहां से, ठीक है बच्चों, 82.5 डिग्री। अब आप डिस्टेंस देख सकते हैं, इस 82.5 से इधर की बात करेंगे या 82.5 से इधर की बात करेंगे, दोनों के बीच में लगभग बराबर ही देशांतर है, दोनों के बीच में बराबर देशांतर है। इसीलिए भारत की सरकार ने या भारत सरकार ने अपने बीचों बीच 82.5 डिग्री को अपनी मानक समय रेखा माना है। अब इसके हिसाब से टाइम लगाती या इसके हिसाब से फिक्स करती तो दोनों के टाइम में काफी डिफरेंस है, तो दिक्कत आती। इसके हिसाब से करती तो इनको दिक्कत आती, इनके हिसाब से करती तो उनको दिक्कत आती। तो भारत सरकार ने ना तो ईस्टर्न वाले लॉन्गिट्यूड को लिया, ना वेस्टर्न वाले लॉन्गिट्यूड को लिया, किसको लिया, जो बिल्कुल सेंटर में है 82.5 डिग्री। अब एक चीज देखो, ठीक है बच्चों, अब ये जो लाइन है ये है ग्रीनविच, ये क्या है बच्चों, ग्रीनविच, और ये क्या है 82.5, ठीक। भारत की IST या भारत की मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब देखो इसके और इसके बीच में कितने देशांतर का अंतर है, भाई सिंपल सी बात है, ये तो यहां से 1 से स्टार्ट होगी, अब यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 82 का। अब भारत लंदन से पूरब में है, जब पृथ्वी रोटेट करेगी तो सूरज के सामने पहले भारत आएगा, जब सूरज के सामने पहले भारत आएगा तो सूरज की किरणें पहले भारत पे पड़ेंगी, तो दिन भी पहले भारत में निकलेगा। अब भारत में दिन निकलने के बाद भारत आगे गुजर चुका होगा, पीछे से लंदन आएगा, तो भारत में हो सकता है उस समय सुबह के 9-10 बज रहे हों जब भारत लंदन सूरज के सामने आए, तो लंदन में बाद में 5 बजेंगे, उस समय हो सकता है हमारे यहाँ 10 बज जाए, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज देखो, भारत लंदन से आगे कितने डिग्री पहले घूम जाता है, 82 डिग्री या 82.5 डिग्री। तो अब सिंपल सी बात टाइम में, अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगती है, ठीक है बच्चों, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 82 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी भाई, 82 डिग्री मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 328 मिनट बैठ रहा है 82 डिग्री का। लेकिन बच्चों फिर हमारे पास एक ये भी है ना, हाफ डिग्री। अब एक चीज बताओ, जब 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट लेती है, तो आधा डिग्री घूमने में तो समय भी तो आधा लेगी, तो 1 डिग्री घूमने जब वो 4 मिनट ले रही है तो आधा डिग्री घूमने में वो कितना लेगी, 2 मिनट। तो अब यहाँ +2 ये हो जाएगी 330 मिनट। अब अगर बच्चों इस 330 मिनट का अगर आप घंटे बनाते हैं तो ये बैठेंगे आपके 60 से इसे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये बैठेंगे बच्चों आपके 5 घंटे 30 मिनट, ये आपका क्या बैठेगा 5 घंटे 30 मिनट। तो देखो जब पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी रोटेट करती है तो पहले भारत सूरज के सामने आएगा, तो भारत में सुबह के 5 पहले बजेंगे, और जब भारत आगे निकल जाएगा तो पीछे से लंदन आएगा, जब तक लंदन सूरज के सामने आएगा। क्लियर है बच्चों, जब तक लंदन सूरज के सामने आएगा तब तक भारत 82.5 डिग्री आगे गुजर चुका होगा। क्लियर है, जब भारत लंदन से पूरब में है तो सूरज के सामने पहले भारत ही आएगा, तो सुबह के 5 पहले भारत में बजेंगे, तो जब 5 बजेंगे उसके बाद तो पृथ्वी तो घूमना रुकेगी नहीं, वो तो कंटिन्यू घूम ही रही है, तो भारत जो है वो आपका आगे गुजर जाएगा। जब पीछे से लंदन आएगा तब तक भारत लंदन से 82.5 डिग्री आगे घूम चुका होगा। क्लियर है, तो 1 डिग्री घूमने में वो कितना समय लेता है, 4 मिनट का, तो 82.5 डिग्री घूमने में वो कितना समय लगेगा, 330 मिनट, जिसके हम घंटे बना सकते हैं। तो भारत 5.5 घंटे 30 मिनट आगे निकल जाएगा। अब सपोज करो अगर लंदन में सुबह के 5 बजे हैं, सुबह के क्या बजे हैं 5, तो भारत कितना आगे निकल गया 82.5 डिग्री, इसका मतलब है भारत कितना समय आगे निकल गया 5.5 घंटे। तो उस समय हमारे यहाँ सुबह के 10:30 बज रहे होंगे, ठीक है बच्चों, 10:30 हो रही होगी। क्लियर है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गई भारत की और लंदन की बात। अगर कोई भी देश भारत से पूरब का है
या आप सीधा सही है मान लीजिए, अगर आप इससे लंदन से पूरब चलते हैं, ठीक है बच्चों, किन्हीं भी दो देशों की बात करें, वो अभी तो हम लंदन की भारत की कर रहे थे, अब सपोज करो वो भारत की या जापान की बात करने लगे, तो जापान तो भारत से भी पूरब में है। अगर उसने भारत का टाइम दिया है, जापान का निकालना है, तो जापान किधर है, भारत से पूरब में है। अब यहां भारत, यहां जापान, तो जापान कहां है, भारत से पूरब में है। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों के बीच में फिर आपको क्या करना है, दोनों के बीच के जो लॉन्गिट्यूड है उनका डिफरेंस निकालना है, कितने हैं, उनका टाइम बनाना है, उतना ही टाइम उसमें ऐड कर देना है। अगर देखो पश्चिमी देश के अकॉर्डिंग पूर्वी देश का टाइम निकालना है, तो जितने भी देशांतर हो उसका समय बनाना है और उस समय को उस टाइम में ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहां हमने कहा था कि लंदन में 5 बजे हैं, तो भारत का हमने बीच की देशांतर निकाले, टाइम बनाया और उतना समय उसमें जोड़ दिया। अगर लंदन में सुबह के 5 बजे हैं तो भारत में सुबह के 10:30 बजे हैं, क्लियर है। अब अगर वो बात करता कि भारत में सुबह के 9:30 बजे हैं, ठीक है, तो उस समय लंदन में क्या समय होगा, तो लंदन किधर है, पश्चिम में, ठीक, तो लंदन का समय तो कम होगा क्योंकि हमारा तो आगे निकल चुका है। तो इसमें से अपने 5.5 घंटे माइनस कर दो, दिया जाएगा 4, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, अगर किसी भी देश का समय निकालना है, अगर उसने पश्चिमी देश का समय दिया है और पूर्वी देश का निकालना है, तो उन दोनों के बीच के देशांतरों का अंतर निकाल के उनका समय बनाना है। और समय बनाने के बाद उसी जो भी, चाहे वो मिनट में बने या घंटों में बने या घंटे और मिनट दोनों में बने, उसको आपको उसी समय में ऐड करके बता देना है। लेकिन अगर पूर्वी देश का समय दिया हो और पश्चिमी देश का निकालना है, तो भी दोनों के बीच के देशांतर का आपको टाइम बनाना है और उसी टाइम को उस टाइम में से माइनस कर देना। अगर आप पश्चिम से पूरब चल रहे हो तो टाइम बेटा प्लस में जाएगा, क्लियर है। और अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो टाइम क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्लियर है। अगर आपको पूरब के देश का टाइम पता है और पश्चिम का निकालना है तो माइनस कर देना है, और अगर पूरब का दिया है पश्चिम का निकालना है तो प्लस कर देना है। तो मेरे बच्चों ये है भारत का मानक समय, और ये किस तरीके से आया, कैसे समय रखा गया है, सब क्लियर हो गया होगा। नो डाउट मैं मानता हूं कि इस वीडियो में यहां से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो आज का टॉपिक इतना ही था, ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।